नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर श्याम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल खौफनाक शैडो पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर न सिर्फ आपको डर का एहसास होगा बल्कि यह कहानी आखिर तक आपको बांधे रखेगी। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम राहुल है। यह कहानी मैं आपको राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूं, यानी जो कुछ भी हुआ वही आप उसकी आंखों और उसकी जुबानी सुनेंगे। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है, ज्यादा गहरी, ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा खौफनाक। कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल खौफनाक शैडो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली हर खौफनाक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं। मैं राहुल हूं। ट्रक चलाना मेरा पेशा नहीं, मेरी आदत बन चुका है। सालों से मैं वही एक रास्ता तय करता आ रहा हूं, कोलकाता से पटना। दिन में यह रास्ता आम लगता है, लेकिन रात में यही सड़क किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाती है। रात की ड्राइविंग अब मुझे डराती नहीं, या शायद मैंने डर को महसूस करना ही बंद कर दिया है। ट्रक के केबिन में बैठा मैं खुद से बातें करता हूं, सिगरेट जलाता हूं और हेडलाइट की रोशनी के बाहर फैले अंधेरे को अनदेखा करने की कोशिश करता हूं। यह अंधेरा मुझे घूरता है, जैसे मुझसे कुछ पूछना चाहता हो। ट्रक ही मेरा घर है और सड़क मेरी जिंदगी। मैं जानता हूं कि मैं भाग रहा हूं, किसी से नहीं बल्कि अपने ही बीते हुए कल से। दिन ढलते ही जैसे दुनिया का रंग बदलने लगता है। दुर्गापुर पार करते ही हवा में अजीब सी भारीपन आ जाता है। सड़क वही है, पेड़ वही हैं, लेकिन सब कुछ अलग लगता है। सन्नाटा इतना गहरा कि इंजन की आवाज भी डराने लगती है। हेडलाइट के आगे सड़क खत्म हो जाती है और उसके बाद सिर्फ काला खालीपन रह जाता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई उस अंधेरे में खड़ा है, बस रोशनी में आने से पहले ही पीछे हट जाता है। मैं आंखें मलता हूं, खुद को समझाता हूं कि यह थकान है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। इस रास्ते पर कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। मैंने रेडियो चालू किया ताकि दिमाग बंटा रहे। कुछ सेकंड तक सिर्फ सरसराहट सुनाई दी, फिर अचानक एक टूटी फूटी आवाज उभरी। वह कोई गाना नहीं था, न कोई खबर। वह किसी लड़की की धीमी कांपती हुई आवाज थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन दर्द साफ महसूस हो रहा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। रेडियो मैंने खुद बंद किया था, यह मुझे याद है। फिर यह कैसे चालू हो गया? मैंने वॉल्यूम कम किया, लेकिन आवाज और साफ हो गई, जैसे अब वह मेरे कान के पास फुसफुसा रही हो। दिल की धड़कन तेज हो गई और गले में अजीब सी सूखापन भर गया। मैंने खुद को समझाया कि यह दिमाग का खेल है, लगातार ड्राइव करने से ऐसा हो जाता है। फिर भी उस आवाज ने मेरे अंदर कुछ हिला दिया था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे जानती हो, जैसे उसने मेरा नाम पुकारा हो। हालांकि मैं यह पक्का नहीं कह सकता। सड़क और सुनसान होती जा रही थी। मोबाइल में नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। बाहर का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह किसी साए की तरह मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। कभी कभी शीशे में मुझे लगता कि पीछे कोई बैठा है, लेकिन मुड़कर देखता तो सिर्फ खाली सीट। मैं हंसने की कोशिश करता हूं, मगर हंसी गले में ही अटक जाती है। रात गहराने के साथ मेरे अंदर की बेचैनी भी गहराती चली गई। ऐसा नहीं था कि यह पहली डरावनी रात थी, लेकिन इस बार डर का स्वाद अलग था। यह सीधा दिल में उतर रहा था। ट्रक चलाते हुए मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, जबकि बाहर गर्मी थी। रेडियो फिर से बंद हो गया, अपने आप, जैसे किसी ने चिढ़कर उसे बंद कर दिया हो। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं बार बार वही सोच रहा हूं कि इस रास्ते से मैं सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे लौट रहा हूं, किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे समय की ओर जिसे मैं भूल चुका था या भूलना चाहता था। थकान के कारण मैंने ट्रक एक किनारे रोका। आंखें बंद करते ही नींद ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन वह नींद सुकून नहीं लाई। सपने में वही सड़क थी, लेकिन उस पर ट्रक नहीं था, खून फैला था। हेडलाइट की जगह आग जल रही थी। किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी और उस रोने के बीच एक नाम बार बार उभर रहा था, राहुल।
वह आवाज चीख नहीं थी, वह पुकार थी। मैंने उसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे कानों से होती हुई सीधे दिल में उतर गई। पसीने में भीगा हुआ मैं झटके से उठा। सांस तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी मुझे देख रहा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। जो डर पहले बाहर था वह अब मेरे अंदर आ चुका था। मुझे पहली बार साफ एहसास हुआ कि यह सफ़र साधारण नहीं है। यह रास्ता सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ता, यह यादों, गलतियों और अधूरी चीज़ों को भी जोड़ता है। कहीं न कहीं इस हाईवे पर मेरा अतीत मेरा इंतज़ार कर रहा है। वह आवाज़, वह सपना, वह अंधेरा, सब किसी इशारे की तरह थे। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय है कि इस रास्ते पर जो भी है वह मुझे जाने बिना जाने नहीं देगा। सुबह होने में थोड़ा ही वक्त बचा था जब मैंने ट्रक एक पुराने ढाबे के सामने रोका। जगह ऐसी थी जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। टिन की छत, जंग लगे खंभे और धुएं की गंध, सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लगा, जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। हालांकि मुझे याद नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ चूल्हे पर उबलती चाय की हल्की आवाज। मैंने ट्रक से उतरते ही महसूस किया कि इस जगह की हवा भारी है, जैसे कोई पुराना राज इसमें घुला हो। ढाबे की पीली बल्ब की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिख रहा था और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। ढाबे के अंदर एक ही आदमी था, बहुत बूढ़ा, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखें अजीब तरह से तेज। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका हाथ रुक गया। वह मुझे घूरता रहा, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी खोई हुई चीज को पहचान रहा हो। मैंने नजरें चुराईं, लेकिन उसकी निगाह अब भी मुझ पर थी। चाय मांगने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने भारी आवाज में पूछा, तुम हर बार इसी रात इसी ट्रक से क्यों गुजरते हो? उसके शब्द सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की थी, फिर वह हर बार कैसे कह सकता था? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने चाय का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कहा कि यह रास्ता अच्छा नहीं है, खासकर रात के बाद। हाईवे नंबर 2 का नाम लेते ही उसकी आवाज और धीमी हो गई, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। उसने बताया कि इस सड़क पर सफर करने वाले अकेले लोग अक्सर सही सलामत नहीं लौटते। मैं हंसने की कोशिश करता हूं, लेकिन गला सूख गया था। वह बोला कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते इंसान को उसके अतीत तक वापस ले जाते हैं। उसकी बातें सीधे दिल में चुभ रही थीं। फिर उसने 10 साल पहले हुए एक भयानक एक्सीडेंट का जिक्र किया। रात, बारिश और एक ट्रक। इतना कहकर वह रुक गया। मैंने नाम पूछना चाहा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। बोला कि नाम लेने से चीजें जाग जाती हैं। उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे वह हादसा उसकी आंखों के सामने फिर से घट रहा हो। उसने कहा कि उस रात के बाद से यह ढाबा भी बदल गया है और वह खुद भी। मुझे लगा जैसे उसकी हर बात किसी अदृश्य धागे से मेरी जिंदगी से जुड़ी हो। दिल में एक अनजाना बोझ उतरने लगा। मेरी नजर अचानक ढाबे की दीवार पर टंगे एक पुराने फोटो पर पड़ी। फोटो पीला पड़ चुका था, किनारे जले हुए से। उसमें एक लड़की थी, सादा कपड़े, खुले बाल और आंखें जो सीधे मुझे देख रही थी। उन आंखों में कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। दर्द, शिकायत या पहचान। मेरी सांस अटक गई। ऐसा लगा जैसे वह फोटो नहीं, कोई खिड़की हो और उसके पीछे से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने बूढ़े से उस फोटो के बारे में पूछा, लेकिन उसने नजरें फेर लीं और बस इतना कहा, कुछ तस्वीरें याद दिलाने के लिए नहीं होती, चेतावनी देने के लिए होती हैं। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। दिल कह रहा था कि यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। बूढ़े की बातें, वह एक्सीडेंट, वह फोटो, सब दिमाग में घूम रहा था। ट्रक स्टार्ट करते वक्त मैंने शीशे में ढाबे की तरफ देखा। बूढ़ा अब भी वहीं खड़ा था, मुझे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी, जैसे वह जानता हो कि मैं उसकी चेतावनी नहीं मानूंगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा हो, लेकिन मुड़कर देखा तो सिर्फ खाली सड़क थी। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन ढाबे की दीवार पर लगी उस लड़की की आंखें मेरे जहन में बस चुकी थीं। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे वही नजरें मेरा पीछा कर रही हों।
मैंने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि यह सब वहम है, लेकिन दिल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। हाईवे अब सिर्फ सड़क नहीं रहा था, वह एक सवाल बन चुका था, ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे खुद देना था, चाहे मुझे पसंद हो या नहीं। बारिश उस रात जैसे आसमान से नहीं, सीधे मेरे सीने पर गिर रही थी। झारखंड बॉर्डर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क फिसलन भरी हो गई थी और हवा में मिट्टी और लोहे की गंध घुल गई थी। अचानक ट्रक ने झटका खाया और अपने आप रुक गया। मैंने ब्रेक नहीं मारा था, इंजन बंद हो चुका था और चारों तरफ बस बारिश की तेज आवाज थी। हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ सफेद सा हिलता दिखा। दिल ने कहा मत देख, लेकिन आंखें खुद ब खुद उधर चली गईं। वहां एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे से चिपके हुए। वह बारिश में नहीं कांप रही थी, बल्कि ऐसे खड़ी थी जैसे इसी जगह का हिस्सा हो। उसने धीरे से हाथ उठाया, लिफ्ट मांगने के इशारे में। उसकी आंखें हेडलाइट में चमक रही थीं और उस चमक में अजीब सा अपनापन था। मुझे नहीं रुकना चाहिए था, यह बात दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, लेकिन दिल जैसे किसी और की सुन रहा था। मैंने खिड़की थोड़ी सी नीचे की। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। उसकी खामोशी में भी एक आवाज थी जो सीधे अंदर उतरती चली गई। मैंने दरवाजा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह ट्रक में चढ़ी, अंदर की हवा बदल गई। बारिश की ठंड नहीं थी, यह ठंड अलग थी, भारी और गहरी। वह पास वाली सीट पर बैठ गई। ट्रक के अंदर अचानक बहुत खामोशी हो गई, जैसे बारिश भी बाहर रुक गई हो। मैंने उससे नाम पूछा, आवाज गले में फंसी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनामिका। नाम सुनते ही मेरे सिर में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने अंदर से हथौड़ा मारा हो। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि सड़क घूम रही है। यह नाम नया नहीं था, लेकिन यादों में कहीं दबा हुआ था। मैंने खुद को संभाला और ट्रक स्टार्ट किया। अनामिका खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे यह रास्ता उसे अच्छी तरह पहचानता हो। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन मीटर की सुई जैसे जमी हुई थी। अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी, जबकि हीटर चालू था। मैंने शीशे पर देखा, अंदर से धुंध जमने लगी थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि शीशे पर उंगलियों के निशान उभर रहे हैं, जैसे कोई अंदर से छू रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई। अनामिका ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, डर नहीं बल्कि इंतजार। वह ऐसे देख रही थी जैसे मुझे बरसों से जानती हो, जैसे यह सफर हमारा पहला नहीं था। मैं कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे मुझसे दूर भाग रहे थे। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे सड़क खाली थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अनामिका ने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि क्या मैं अब भी रात में अकेले सफर करता हूं? मैंने सिर हिलाया। वह हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह लड़की साधारण नहीं है। उसकी मौजूदगी में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सुकून भी, जैसे कोई पुराना दर्द लौट आया हो, जिसे मैं पहचानता तो हूं पर नाम नहीं दे पाता। ट्रक के केबिन में उसकी खुशबू फैल गई, मिट्टी और बारिश की, जैसे किसी बीते मौसम की याद। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसने अचानक मेरी तरफ झुककर देखा। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। बाहर बिजली चमकी और उसकी परछाई कुछ पल के लिए अलग सी दिखी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम अब भी इस रास्ते से भाग रहे हो राहुल? मेरा नाम उसके मुंह से निकलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उससे कभी अपना नाम नहीं बताया था। ट्रक लड़खड़ा गया। मैंने ब्रेक मारा और उसकी तरफ देखा। वह शांत थी, जैसे उसने कुछ असामान्य कहा ही न हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। यह सवाल सिर्फ रास्ते का नहीं था, यह मेरी जिंदगी का था। मैंने फिर से ट्रक चलाया, लेकिन अब सफर पहले जैसा नहीं रहा। अनामिका चुपचाप बैठी रही और उसकी खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। हर मोड़ पर मुझे लगता था कि यह सड़क मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रही है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। उसके सवाल की गूंज मेरे कानों में अटक गई थी। मैं समझ चुका था कि यह मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी। इस रात ने मेरे लिए एक दरवाजा खोल दिया था, ऐसा दरवाजा जिसके पीछे मेरा अतीत खड़ा था और शायद मेरा भविष्य भी। पेट्रोल की सुई लाल निशान के पास पहुंच चुकी थी, इसलिए मैंने ट्रक को एक सुनसान पेट्रोल पंप पर रोक दिया।
चारों तरफ पीली रोशनी, गीली जमीन और बारिश की हल्की फुहार थी। मैंने अनामिका की तरफ देखा। वह खामोशी से खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे यह जगह उसे पहले से पता हो। मैं बस कुछ सेकंड के लिए नीचे उतरा। इतना ही वक्त लगा कर्मचारी को पैसे देने और टंकी भरवाने में। उस पल मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं तुरंत ट्रक की तरफ लौटा, लेकिन जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला, मेरी सांस रुक गई। अनामिका वहां नहीं थी। सीट खाली थी, ट्रक अंदर से बंद था और खिड़कियां भी पूरी तरह छड़ी हुई थीं। मैं घबराकर केबिन में चढ़ा। उसकी सीट पर हाथ रखा तो वह भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। पानी की ठंडक मेरी हथेली में उतर गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, पीछे की सीट, फर्श, हर कोना, वह कहीं नहीं थी। यह कैसे मुमकिन था? मैंने उसे खुद बैठाया था, खुद देखा था। बाहर निकलकर मैंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी लड़की को उतरते देखा। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर सिर हिलाकर बोले कि यहां कोई लड़की नहीं आई। उनकी आवाज में हैरानी नहीं, बल्कि यकीन था, जैसे मैं कोई बेकार सवाल पूछ रहा हूं। मेरे अंदर ठंड फैलती चली गई। मैं फिर से ट्रक में बैठ गया। दरवाजा बंद करते ही केबिन की खामोशी कानों में चुभने लगी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ बहुत शांत था। मैंने सीट की तरफ देखा जहां अनामिका बैठी थी। वहां पानी की बूंदें थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त मोबाइल जोर से बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। इस सुनसान जगह पर बिना नेटवर्क के यह कॉल किसी तरह से सही नहीं लग रही थी। कुछ सेकंड तक मैं फोन को घूरता रहा, फिर कांपते हाथों से कॉल उठा ली। कॉल उठाते ही सांस जैसे थम गई। उधर वही आवाज थी, अनामिका की, वही धीमी ठंडी आवाज जो सीधे रीढ़ में उतरती चली गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मुड़ो मत राहुल। मेरा नाम सुनते ही मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, पूछना चाहता था कि वह कहाँ है, लेकिन कॉल कट चुकी थी। फोन की स्क्रीन काली हो गई। केबिन में अचानक ठंड और बढ़ गई, जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। मैंने शीशे में देखा, सामने कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरी नजर पीछे की सीट पर गई। शीशे में मुझे एक परछाई दिखी। साफ नहीं थी, बस एक आकृति, मानव जैसी, लेकिन पूरी नहीं। वह परछाई हिल नहीं रही थी, बस मौजूद थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पलक झपकाई, खुद को समझाया कि यह डर का असर है, लेकिन परछाई अब भी वहां थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख रही हो, बिना आंखों के। केबिन की दीवारों पर नमी जमने लगी। मैंने सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि अगर सीधे पीछे देखा तो जो दिखेगा वह सह नहीं पाऊंगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। अचानक ट्रक के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास। मैंने चीखना चाहा, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा था। उसी पल मुझे अनामिका की बात याद आई, मुड़ो मत। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और इंजन पूरी ताकत से स्टार्ट कर दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। परछाई शीशे में हिलने लगी, जैसे मेरे साथ साथ चल रही हो। मैंने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। पेट्रोल पंप की रोशनी पीछे छूटती चली गई और अंधेरा 10 बजे तक नहीं गया। मुझे निगलने लगा। सड़क पर ट्रक दौड़ रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़कर टूट रही थीं। मैं बार बार मिरर देखता। परछाई अब भी कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, रुकना मतलब खत्म होना। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे भाग रहा हूं, लेकिन इतना जरूर जानता था कि यह अब सिर्फ डर नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो मुझे जानता था, मेरे नाम से बुलाता था और मेरे बहुत करीब आ चुका था। उस रात के बाद से मुझे समझ आ गया कि अनामिका का गायब होना अंत नहीं था, बल्कि किसी भयानक खेल की शुरुआत थी। लगातार ड्राइव करते करते मेरी आंखें भारी हो चुकी थीं। सड़क सीधी थी, लेकिन दिमाग में तूफान मचा हुआ था। डर, थकान और बेचैनी मिलकर मुझे अंदर से खोखला कर रहे थे। एक मोड़ के पास मैंने ट्रक रोक दिया, यह सोचे बिना कि जगह कैसी है। इंजन बंद करते ही सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगा।
सिर स्टीयरिंग पर टिकते ही मुझे पता भी नहीं चला और मैं बेहोशी जैसी नींद में डूब गया। वह नींद नहीं थी, जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती किसी और दुनिया में धकेल दिया हो। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। अंधेरे में कुछ हरकत थी और मुझे एहसास हो रहा था कि जो आने वाला है वह सिर्फ सपना नहीं होगा। मैं खुद को उसी हाईवे पर खड़ा देख रहा था, लेकिन इस बार सड़क पर ट्रक नहीं था, बारिश नहीं थी, फिर भी हवा में जलने की गंध थी। सामने वही लड़की थी, अनामिका। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर डर और आंखों में दर्द। अचानक तेज आवाज हुई, जैसे किसी भारी चीज के टकराने की। आग भड़क उठी, लपटें सड़क पर फैल गईं, खून की गंध हवा में घुल गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अनामिका मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, मदद मांग रही थी। उसके पीछे आग और धुआं था और उसके चेहरे पर वही सवाल, क्यों? मैं एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। डर ने मेरे पैर जकड़ ली। सपने में मैंने खुद को पीछे हटते देखा। मैं भाग रहा था, उसी तरह जैसे कोई कायर भागता है। पीछे से अनामिका की आवाज आ रही थी, कमजोर और टूटती हुई। वह मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। सड़क लंबी होती चली गई और मैं दौड़ता रहा। हर कदम के साथ मेरा दिल और भारी होता गया। आग की रोशनी पीछे छूटती चली गई, लेकिन उसका चेहरा मेरे सामने बना रहा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और एक जोरदार सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे में मेरा नाम गूंजा, बहुत धीमे लेकिन साफ, राहुल। उस आवाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं झटके से जाग गया। सांस फूल रही थी और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कुछ पल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। फिर मैंने अपने हाथ देखे। मेरी उंगलियों पर लाल निशान थे। खून ताजा नहीं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हाथ झटके, सीट देखी, फर्श देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे हाथों पर वह निशान अब भी थे। दिमाग चिल्ला रहा था कि यह सपना है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे लगा जैसे उस सपने की गंदगी मेरे साथ इस दुनिया में भी आ गई हो। उसी वक्त रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही पुरानी सरसराहट, फिर एक भारी आवाज। कोई गाना नहीं, कोई खबर नहीं, बस एक तारीख और समय बताया गया। ठीक वही रात 10 साल पहले। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रेडियो ने वही दोहराया, जैसे यह जरूरी हो कि मैं सुनूं। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। दिल में एक अजीब सी ठंड उतर गई। यह सब संयोग नहीं हो सकता था। सपना, खून व तारीख सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे धीरे धीरे सच की तरफ धकेल रहा हो। मैं ट्रक से बाहर उतरा और गहरी सांस ली। रात अब भी वैसी ही थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मुझे एहसास होने लगा कि यह रास्ता सिर्फ मेरी रोजी रोटी का हिस्सा नहीं है, यह मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। वह एक्सीडेंट, वह आग, वह लड़की, ये सब मेरे जीवन के किसी भूले हुए हिस्से से निकला था। मैं जितना भागा, उतना ही यह रास्ता मुझे पकड़ता चला गया। अनामिका का चेहरा, उसकी आवाज, उसका सवाल, सब एक साथ मेरे दिमाग में घूमने लगे। मैं खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन हाथ अब भी कांप रहे थे। मेरे सामने एक ही सवाल था, जो हर धड़कन के साथ और गहरा होता जा रहा था। अगर वह सपना सच का टुकड़ा था, तो इसका मतलब साफ था। अनामिका सिर्फ एक याद नहीं थी, वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो रास्ते में मिली और गायब हो गई। यह सवाल मेरे अंदर गूंज रहा था, बिना जवाब के। क्या अनामिका जिंदा नहीं है? और अगर नहीं है, तो वह मेरे साथ क्यों चल रही है? ड्राइव करते करते मैं पूरी तरह टूट चुका था। आंखें जल रही थीं, दिमाग भारी था और दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था जो किसी एक वजह से नहीं जुड़ा था। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जो शायद ज्यादातर लोगों की नजर में आती भी नहीं। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। दुकान के आसपास कुछ नहीं था, न घर, न लाइटें, बस एक टिमटिमाता बल्ब और धुएं की गंध। मुझे नहीं पता था कि मैं चाय पीने रुका हूं या खुद को संभालने। जैसे ही मैं नीचे उतरा, लगा कि यह जगह भी मुझे पहचानती है। हवा में वही अजीब सा भारीपन था जो दुर्गापुर के बाद से मेरे साथ चल रहा था। दुकान के अंदर एक आदमी बैठा था, पुराना ट्रक ड्राइवर। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में डर और थकान।
जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वह चौंक गया। उसकी चाय का गिलास हाथ में ही रुक गया और उसकी आंखें सीधे मेरे पीछे खड़े ट्रक पर टिक गईं। उसने मुझे नहीं, ट्रक को देखा, फिर अचानक मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन कर लेना चाहता हो कि मैं सच में मौजूद हूं। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, तुम वही ट्रक चला रहे हो? उसके शब्द सुनकर मेरे सीने में अजीब सी जकड़न हो गई। मैंने पूछा, कौन सा ट्रक? लेकिन वह जवाब देने से पहले ही घबरा गया। उसने धीरे धीरे बात शुरू की, जैसे हर शब्द बोलने से पहले डर रहा हो। उसने कहा कि हाईवे नंबर 2 कोई साधारण सड़क नहीं है। यह सड़क हर कुछ सालों में किसी न किसी की जिंदगी लेती है। हर 5 या 6 साल में एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, हमेशा रात में, हमेशा बारिश के आसपास। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने बताया कि हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। एक ट्रक, एक ड्राइवर और एक लड़की। लड़की की मौत हो जाती है, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिलता, जैसे सड़क उसे अपने अंदर ही छुपा लेती हो। उसकी आवाज और धीमी हो गई जब उसने कहा कि वह लड़की ड्राइवर से प्यार करती थी। हर बार। कोई नई लड़की नहीं, लेकिन कहानी वही। ड्राइवर हादसे के बाद बदल जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई अचानक गायब हो जाता है और कोई फिर उसी सड़क पर भटकता रहता है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि कुछ ड्राइवरों को बाद में सड़क पर ही देखा गया, बिना ट्रक के, बिना पहचान के। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में अनामिका का चेहरा उभर आया। दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने अंदर से सच को ठोकर मार दी हो। मैंने उससे पूछा कि वह यह सब कैसे जानता है। उसने कहा कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है। उसने बताया कि वह खुद भी कभी इसी रास्ते पर चला करता था, लेकिन एक रात के बाद उसने कसम खा ली कि कभी अकेले इस सड़क पर नहीं जाएगा। उसने मेरे ट्रक की तरफ फिर देखा और बोला कि यह ट्रक उसने पहले भी देखा है, कई साल पहले। वही नंबर प्लेट, वही खरोंचे। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह मुमकिन नहीं था, लेकिन उस पल मुझे लगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ अब भी कप को पकड़े हुए थे। उस आदमी की बातें मेरे अंदर उतर चुकी थीं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यह कहानी किसी और की नहीं, मेरी है। वह लड़की, वह ड्राइवर, वह डर, सब जैसे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। मैंने उससे और कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। उसकी आंखों में डर के साथ साथ अफसोस भी था, जैसे वह जानता हो कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मैं ट्रक में वापस बैठा, लेकिन अब सड़क मुझे पहले जैसी नहीं लग रही थी। हाईवे नंबर 2 सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह एक चक्र था जो बार बार खुद को दोहराता है। मुझे एहसास हो चुका था कि अनामिका का इस सबसे कोई गहरा रिश्ता है, और शायद मेरा भी। यह कहानी अब सिर्फ डराने वाली नहीं रही थी, यह मेरी जिंदगी के हर कोने में घुसने लगी थी। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन मेरे अंदर एक सच्चाई साफ होने लगी थी। मैं इस रास्ते पर संयोग से नहीं हूं। लगातार होती घटनाओं ने मेरे भीतर दबे जख्मों को उघाड़ दिया था। ट्रक चलाते हुए अब सड़क नहीं दिखती थी, सिर्फ यादें दिखती थीं। हर मोड़ पर दिमाग पीछे भागता, उन दिनों में जब जिंदगी इतनी भारी नहीं थी। अचानक बिना चेतावनी फ्लैशबैक आने लगे। कॉलेज का गेट, पुराना कैफे, हंसी की आवाजें। उसी भीड़ में अनामिका का चेहरा उभर आता, वही आंखें, वही मुस्कान जो अब डर बन चुकी थी। मैं स्टीयरिंग पकड़कर खुद को वर्तमान में खींचने की कोशिश करता, लेकिन यादें ज्यादा ताकतवर थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई जानबूझकर मुझे अतीत में धकेल रहा हो, ताकि मैं वह देख सकूं जिससे मैं सालों से भागता रहा हूं। डर अब बाहर नहीं था, वह मेरे ही अंदर से निकल रहा था। कॉलेज के दिन जैसे किसी और जन्म की बात लगते थे। मैं और अनामिका हर वक्त साथ रहते थे। छोटी छोटी बातों पर हंसना, भविष्य के सपने देखना और एक दूसरे को दुनिया से छुपा कर रखना। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी करता था, लेकिन उस प्यार को संभालना मुझे कभी नहीं आया। मैं हमेशा भागने का रास्ता ढूंढता रहा। पढ़ाई खत्म होने लगी, जिम्मेदारियां बढ़ीं और मेरे भीतर की बेचैनी भी। अनामिका सब समझती थी, फिर भी मेरे साथ खड़ी रही। उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देती थी, लेकिन उसी सुकून से मैं डरने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैं रुक गया तो टूट जाऊंगा। फिर वह झगड़ा हुआ
जो अब भी कानों में गूंजता है। छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे अंदर भरा डर बाहर आ गया। मैंने उससे बेरुखी से बात की, ऐसी बातें कह दी जो कभी नहीं कहनी चाहिए थीं। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने देखने से इनकार कर दिया। उसी रात मैंने जाने का फैसला कर लिया, बिना ठीक से समझाए, बिना उसे रोके। उसने कहा था कि वह आखिरी बार मुझसे मिलना चाहती है। उसने कहा था कि वह हाईवे पर आएगी, बस थोड़ी देर के लिए। मैंने फोन काट दिया। मुझे लगा था कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। अब याद आता है कि उसी रात खबर आई थी, एक भयानक एक्सीडेंट, ट्रक, आग, बारिश। मैं जानता था कि वह उसी रास्ते पर थी, फिर भी मैंने सवाल नहीं पूछे। मैंने अखबार बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया और शहर छोड़ दिया। ये मान लेना आसान था कि वह कहानी मेरी नहीं है। सच से मुंह मोड़ लेना मुझे बचने जैसा लगा। मैं ट्रक ड्राइवर बन गया। लंबी रातें, लंबी सड़कें। मुझे लगा कि दूरी सब कुछ मिटा देगी, लेकिन सच मिटता नहीं, वह इंतजार करता है। हाईवे पर ड्राइव करते हुए अब हर हेडलाइट मुझे उसी रात की याद दिलाती थी। बारिश की हर बूंद मुझे आग की गर्मी महसूस कराती थी। मुझे एहसास होने लगा कि जो कुछ हो रहा है वह संयोग नहीं है। अनामिका की आवाज, उसका सवाल, उसका अचानक गायब हो जाना, सब मेरी ही कहानी के टुकड़े थे। मैंने जानबूझकर सच से बचने की कोशिश की थी, और शायद अब सच खुद मेरे पीछे आ रहा था। डर अब किसी अनजानी चीज का नहीं था, डर अपने ही किए का था। मुझे साफ दिखने लगा कि मैं सालों से भाग रहा हूं। हर रात, हर सफर, हर रास्ता उसी एक पल से दूर जाने की कोशिश थी। लेकिन हाईवे नंबर 2 मुझे बार बार वहीं ले आता रहा। यह सड़क मेरे डर को जानती थी, मेरी चुप्पी को पहचानती थी। अनामिका सिर्फ एक याद नहीं थी, वह मेरे अंदर जिंदा थी, और शायद इसी वजह से वह इस रास्ते पर अब भी मौजूद थी। मेरा दिल मानने लगा था कि अगर मैंने सच का सामना नहीं किया तो यह रास्ता मुझे कभी जाने नहीं देगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन मैं भीतर से रुक चुका था। पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया। मैंने माना कि मैं डरपोक था, कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। यह एहसास किसी सजा से कम नहीं था। रात और गहरी हो गई थी, और मेरे भीतर की परछाइयां भी। मुझे समझ आ चुका था कि यह सफर अब बाहर का नहीं, अंदर का है, और इस सफर का अंत तभी होगा जब मैं उस रात से भागना बंद कर दूंगा। उस रात वह फिर सामने आई, लेकिन इस बार किसी परछाई की तरह नहीं। ट्रक रोकते ही वह मेरे सामने खड़ी थी, साफ, ठोस और पहले से कहीं ज्यादा असली। बारिश नहीं थी, फिर भी उसके बाल गीले लग रहे थे। सड़क की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे बहुत लंबे इंतजार के बाद कोई मिला हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके सामने खड़े होकर अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। ऐसा सुकून जो डर के साथ जुड़ा हो। वह मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान, और मुझे लगा कि यह मुलाकात टाली नहीं जा सकती थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि वह मरी नहीं है, लेकिन जिंदा भी नहीं। उसके शब्द मेरे भीतर उतरते चले गए। उसने बताया कि वह इस हाईवे से बंधी हुई है, जैसे यह सड़क उसकी सांसों का सहारा बन गई हो। हर रात, हर बारिश, हर ट्रक की आवाज उसे यहां खींच लाती है। उसने कहा कि जब तक मैं सच स्वीकार नहीं करता, वह आगे नहीं जा सकती। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जिसे वह थामे खड़ी थी। मैंने उससे नजरें चुराईं, क्योंकि सच का नाम सुनते ही मेरे भीतर डर जाग उठा। यह डर उसका नहीं था, यह मेरा था। वह मेरे पास बैठी और अपने दर्द की कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि उस रात वह मुझे ढूंढती हुई इस रास्ते पर आई थी, उम्मीद लिए कि मैं मिलेगा, बात सुनेगा, सब ठीक कर देगा। लेकिन जो मिला वह आग, अंधेरा और अकेलापन था। उसकी आवाज में रोना नहीं था, फिर भी हर शब्द भारी था। उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा चोट हादसे से नहीं, मेरी चुप्पी से लगी। मैं उसे सुनते हुए टूटता जा रहा था। हर वाक्य मेरे अपराध को और साफ कर रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ दर्द समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदल लेते हैं। मैं डर और मोह के बीच फंस गया था। दिमाग कहता था कि वह जो सामने है वह सामान्य नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन दिल उसे फिर से खोने से डर रहा था। मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की, ट्रक स्टार्ट किया, आगे बढ़ना चाहा,
लेकिन हर बार वह मेरे सामने आ जाती। उसकी मौजूदगी से भागना मुमकिन नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो ठंडक मेरी हड्डियों तक उतर गई। फिर भी मैंने हाथ नहीं खींचा। उस स्पर्श में मौत नहीं थी, बस एक अधूरी कहानी थी जो पूरी होना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि प्यार मरने के बाद भी रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। उसकी बात सुनकर मुझे अपना डर छोटा लगने लगा। मैं उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन हर कोशिश के साथ मैं और करीब आता चला गया। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो कॉलेज के दिनों में था। फर्क बस इतना था कि अब उस भरोसे के पीछे अंधेरा भी था। मैं समझ चुका था कि हमारा रिश्ता अब सामान्य नहीं रह सकता। यह डर और प्रेम का ऐसा मेल बन चुका था जिसे नाम देना मुश्किल था, लेकिन नकारना नामुमकिन। रात गहराती गई और हम उसी हाईवे पर बैठे रहे। ट्रक की हेडलाइट्स के बीच वह कहानी बनकर खड़ी थी और मैं उसका हिस्सा। उसने कहा कि मुक्ति आसान नहीं होगी और इसका रास्ता मेरे भीतर से होकर जाएगा। मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं थे। मुझे बस इतना पता था कि अगर मैं अब भी भागा तो यह रास्ता मुझे निगल लेगा। उसकी मौजूदगी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं सच का सामना करूं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जब वह उठकर जाने लगी तो मुझे लगा जैसे मेरी सांसें भी उसके साथ चली जाएंगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और हल्के से कहा कि वह यहीं है, इसी रास्ते पर। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह वापसी अंत नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां डर और प्यार अलग अलग नहीं रहे। ट्रक के इंजन की आवाज के बीच में खड़ा रहा, यह जानते हुए कि अब जो भी होगा उससे बचना मुमकिन नहीं है। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि मैं अकेला नहीं हूं। सड़क खाली दिखती थी, फिर भी ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त मेरे साथ चल रहा हो। ट्रक की आवाज के अलावा भी कुछ था, एक अदृश्य मौजूदगी जो मेरे बहुत पास थी। जब भी मैं रफ्तार बढ़ाता, दिल और जोर से धड़कने लगता। साइड मिरर में बार बार झांकता, लेकिन पीछे कुछ नहीं दिखता। फिर भी यकीन था कि कोई है। कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी साइन बोर्ड के पास मुझे वही एहसास घेर लेता, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, बिना कदमों की आवाज के। डर अब अचानक नहीं आता था, वह लगातार मेरे भीतर बैठ गया था। रास्ते में एक बार मुझे सामने से आता हुआ वही ट्रक दिखा, वही रंग, वही खरोंचे, वही नंबर प्लेट। मेरी सांस रुक गई। यह कैसे मुमकिन था? मैं खुद उसी ट्रक में बैठा था। कुछ सेकंड के लिए दोनों ट्रक आमने सामने थे, फिर वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबे के शीशे में मुझे फिर वही ट्रक दिखा, खड़ा हुआ, लेकिन जब मुड़ा तो कुछ नहीं। मुझे लगने लगा कि सड़क मेरी आंखों से खेल रही है, या शायद मेरे दिमाग से। थोड़ी दूर आगे पुलिस ने मुझे रोक लिया। साधारण चेकिंग लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे मुझे अजीब लगे। मैंने कागजात दिए, उन्होंने ट्रक का नंबर डाला, फिर एक दूसरे को देखने लगे। एक ने मुझसे पूछा कि यह ट्रक किसका है। मैंने कहा, मेरा। उसने सिर हिलाया और बोला कि रिकॉर्ड में यह ट्रक किसी और के नाम पर है, और वह भी सालों पहले गायब हो चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई झूठ बोल रहा हूं या कोई ऐसा इंसान जिसे वे छूना भी नहीं चाहते। जब मैं वहां से निकला तो आसपास के लोग मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरें सवाल नहीं पूछ रही थीं, बल्कि डर से भरी थीं। कुछ लोग मुझसे दूर हट गए, जैसे मेरी परछाई भी उन्हें छू न ले। मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं वैसा नहीं दिख रहा जैसा खुद को महसूस करता हूं। ट्रक में बैठकर मैंने शीशे में खुद को देखा। मैं वही था, लेकिन आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे मैं खुद को धीरे धीरे खो रहा हूं। उसी रात अनामिका फिर सामने आई। इस बार उसकी आवाज में जल्दी थी। उसने कहा कि अब लौटने का वक्त आ गया है। उसका मतलब था उसी जगह, उसी रात, उसी सच की ओर। उसने कहा कि जितना मैं भागूंगा उतना ही यह रास्ता मुझे खींचेगा। मैं डर गया। मैंने उसे अनसुना किया और रफ्तार बढ़ा दी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस हाईवे से उतर जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हर बार, चाहे मैं कोई भी मोड़ लेता, चाहे किसी भी शहर का नाम बोर्ड पर लिखा होता, सड़क आखिर में फिर उसी हाईवे नंबर 2 पर आकर मिल जाती। मेरी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। नींद और जागने के बीच का फर्क मिट गया। कई बार मुझे लगता कि मैं घंटों से ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन मीटर कुछ मिनट ही दिखाता। कभी लगता कि सब एक सपना है,
और मैं कहीं और हूं। कभी लगता कि यही हकीकत है और बाकी जिंदगी सपना थी। सिर में लगातार एक दबाव रहता, जैसे कोई अंदर से दीवारों को ठोक रहा हो। मैं खुद से बातें करने लगा था, कभी जोर से, कभी मन ही मन। एक रात ट्रक रोककर मैं बाहर उतरा और अंधेरे में चिल्लाया, यह जानने के लिए कि कोई जवाब देगा या नहीं। आवाज गूंजी और वापस मेरे पास लौट आई, खाली, ठंडी। उस पल एक सवाल मेरे भीतर उभरा जिसे मैं दबा नहीं पाया। अगर पुलिस के रिकॉर्ड में मैं नहीं हूं, अगर लोग मुझे देखकर डरते हैं, अगर रास्ते मुझे छोड़ने नहीं देते, तो क्या मैं सच में जिंदा हूं या मैं भी उसी हाईवे का हिस्सा बन चुका हूं जैसे अनामिका? यह सवाल मेरे साथ चलने लगा, हर किलोमीटर के साथ और भारी होता गया। उस जगह तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। ट्रक अपने आप रुक गया, जैसे उसे भी पता हो कि यही वह जगह है। सड़क का वह हिस्सा बाकी रास्तों से अलग था। हवा ठहरी हुई, आसमान भारी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। हेडलाइट की रोशनी में मुझे जले हुए टायरों के पुराने निशान दिखे, जो अब भी सड़क पर उभरे हुए थे। पास ही एक टूटा हुआ लोहे का क्रॉस जमीन में आधा ढंसा पड़ा था, जिस पर जंग लग चुकी थी। मैंने उस जगह को देखते ही पहचान लिया, भले ही मैं सालों से इसे भूलने का नाटक करता रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा और सांसें जैसे गले में अटक गईं। यह वही जगह थी जिससे मैं पूरी जिंदगी भागता रहा। मैं ट्रक से उतरा और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, जैसे जमीन मुझे पीछे खींच रही हो। वहां खड़े होते ही मुझे लगा कि हवा में अब भी जलने की गंध है। आंखें बंद करते ही उस रात की आवाजें लौट आईं, टकराने की आवाज, आग की लपटें और अनामिका की चीख। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। तभी मैंने उसे अपने पास महसूस किया। अनामिका वहां खड़ी थी, इस बार बिल्कुल शांत। उसने आसपास देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। उसने बहुत धीरे कहा कि उस रात मैंने उसे यहीं छोड़ दिया था, घायल, डर से कांपती हुई, मदद की उम्मीद में। उसने बताया कि वह मुझे पुकारती रही, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ट्रक लेकर चला गया, यह सोचकर कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो यह सब मेरा नहीं रहेगा। उसके शब्द मेरे सीने में हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि हर बात सच थी। मैं डर गया था, पुलिस से, बदनामी से, जिंदगी के बदल जाने से। उस डर ने मुझे इंसान नहीं रहने दिया था। मैं जमीन पर बैठ गया, सिर हाथों में थाम लिया। पहली बार मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। मैंने माना कि मैं भागा था, कि मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। यह स्वीकार करना किसी सजा से कम नहीं था। अनामिका मेरे सामने बैठ गई। उसने कहा कि वह इस सच को सुनने का इंतजार कर रही थी, सालों से। उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, बस थकान थी। उसने कहा कि मेरी माफी ही उसकी मुक्ति है। यह सुनकर मेरा दिल और डूब गया। मैंने उससे माफी मांगी, शब्दों में नहीं, टूटे हुए मन से। मैंने कहा कि मैं डरपोक था, कि मैं प्यार को संभाल नहीं पाया। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी राहत दिखी। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उसकी मुक्ति का मतलब मेरे लिए कुछ खोना है। अगर वह मुक्त हो जाएगी तो वह इस रास्ते से चली जाएगी और मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा। यह सोच मेरे भीतर डर और दर्द दोनों भर गई। वह उठी और टूटी हुई सड़क की तरफ देखने लगी। उसने कहा कि हर आत्मा को किसी न किसी कीमत पर आजादी मिलती है। उसने यह भी कहा कि अगर मैं सच में चाहता हूं कि वह आगे बढ़े तो मुझे भी कुछ छोड़ना होगा। यह सुनकर मेरे अंदर सब कुछ उलझ गया। एक तरफ अपराध बोध था, दूसरी तरफ वह मोह जो अब भी मरा नहीं था। मैं चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन यह भी नहीं चाहता था कि वह जाए। उस पल मुझे समझ आया कि कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, वे बस भारी होते हैं। मैं वहीं खड़ा रहा। टूटी सड़क, जले निशान और टूटा क्रॉस मेरे सामने थे और मेरे अंदर एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं उसे मुक्त कर पाऊंगा या अपने डर और प्यार के कारण उसे अपने साथ इस हाईवे से बांध लूंगा। यह सवाल अब सिर्फ उसका नहीं था, यह मेरा भी बन चुका था। ट्रक की खामोशी में उस जगह की खामोशी से भी ज्यादा भारी यह सच मेरे साथ खड़ा था। आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना तय था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, मुझे कुछ गलत महसूस हुआ।
हवा का रुख बदल चुका था और आसमान पर वही पुराने बादल थे जो 10 साल पहले उस रात थे। घड़ी पर नजर पड़ी तो समय भी वही दिखा रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा। बारिश की वही हल्की बूंदें, वही ठंडक, वही बेचैनी। ऐसा लगा जैसे मैं आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे लौट रहा हूँ। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसी पुराने गाने पर अटक गया जो उस रात बज रहा था। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। हर सुर मुझे उसी पल में खींच रहा था जिससे मैं सालों से भागता आया था। अनामिका मेरे पास खड़ी थी। इस बार उसकी मौजूदगी भारी थी, जैसे वह भी जानती हो कि अब रास्ता बदल चुका है। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि हाईवे मुझे उसी रात में वापस ले जा रहा है। यह सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सड़क की तरफ देखा। साइन बोर्ड वही थे जिनके रंग अब फीके पड़ चुके थे, लेकिन नाम साफ पढ़े जा सकते थे। कुछ दूरी पर जली हुई गाड़ियां दिखीं, वैसी ही जैसे हादसे के बाद दिखती हैं। यह सब नया नहीं था, यह सब मैं पहले देख चुका था। फर्क बस इतना था कि इस बार मैं जानता था कि क्या होने वाला है। मुझे एहसास हुआ कि समय आगे नहीं बढ़ रहा। किलोमीटर बढ़ रहे थे लेकिन मंजिल वही की वही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जम गई थीं। मैंने गाड़ी तेज की, फिर धीमी, लेकिन सब बेकार। यह सड़क मुझे एक ही घेरे में घुमा रही थी। मेरे भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सी मजबूरी भी थी, जैसे कोई कह रहा हो कि अब देखो, अब समझो। हवा में जलने की हल्की गंध आने लगी और मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये वही रात थी जो मुझे दोबारा जीनी थी। थोड़ी दूर आगे मुझे एक ट्रक खड़ा दिखा, वही पुराना ट्रक, वही हालत। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी सांस अटक गई। ड्राइवर की सीट पर मैं खुद बैठा था। 10 साल पुराना राहुल, वही चेहरा, वही डर से भरी आंखें। मैं बाहर निकला लेकिन वह मुझे देख नहीं रहा था। वह बस सामने देख रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। उस पल मुझे लगा कि मैं 2 हिस्सों में बट गया हूं, एक जो भाग गया था और एक जो अब सच देखने लौटा था। दिल में अपराध बोध का ऐसा बोझ था कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। डर और पछतावा मिलकर मुझे तोड़ने लगे। मैंने उस पुराने राहुल को रोकना चाहा, उसे चिल्लाकर चेतावनी देना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। अनामिका मेरे पास आई और बोली कि यही वह पल है जहां फैसला बदल सकता है या फिर सब दोहराया जा सकता है। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। मैं खुद से सवाल करने लगा कि क्या मैं इतिहास बदल सकता हूं? क्या मैं उस रात को अलग बना सकता हूं? या यह सब पहले से तय है? चारों तरफ वही आवाजें गूंजने लगीं, टकराने की, आग की, चीख की। मुझे लगा जैसे समय सिकुड़ रहा है। मेरे भीतर की हर कमजोरी, हर डर बाहर आने लगा। मैंने खुद को मजबूर महसूस किया, लेकिन उसी मजबूरी में एक मौका भी था। यह सिर्फ बीती हुई गलती नहीं थी, ये आखिरी मौका था। दिल जोर से धड़क रहा था और दिमाग जवाब ढूंढने में उलझा था। अगर मैं फिर से डर गया तो यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। मैं उसी जगह खड़ा था जहां सब शुरू हुआ था। हवा भारी थी और सन्नाटा डरावना। अनामिका ने मेरा हाथ थामा और पहली बार मुझे लगा कि वह भी डर रही है। यह सिर्फ उसकी मुक्ति का सवाल नहीं था, यह मेरी भी मुक्ति का सवाल था। मैंने गहरी सांस ली और उस पुराने राहुल की तरफ देखा। उस पल मुझे समझ आया कि इतिहास बदलना आसान नहीं होता, लेकिन सामना किए बिना कुछ भी नहीं बदलता। अब जो भी होगा उसी रात होगा और उसी रास्ते पर। मैं उसी जगह खड़ा था जहां सब कुछ खत्म हुआ था और जहां से सब कुछ शुरू भी हुआ था। सड़क का वह हिस्सा अब भी वैसा ही था, टूटा हुआ, जला हुआ, जैसे समय ने उसे छूने से इनकार कर दिया हो। हवा में अब भी नमी और जले लोहे की हल्की गंध थी। मेरे कदम भारी हो गए थे, जैसे जमीन मुझे पहचानती हो और जाने न देना चाहती हो। आंखें बंद करते ही वही दृश्य उभर आया। तेज रफ्तार, अचानक टकराव, आग की लपटें। ये कोई याद नहीं थी, ये वही सच्चाई थी जिससे मैं भागता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे हर धड़कन मुझसे सवाल कर रही हो। अनामिका मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आवाज में कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ सच था। उसने बताया कि हादसे के बाद वह जिंदा थी। दर्द में, खून से लथपथ वह मुझे पुकारती रही। हर बार उसका नाम मेरे कानों में गूंजा, लेकिन मैंने खुद को बहाना दिया कि शायद कोई और होगा। उसने कहा कि उसने मुझे ट्रक के पास देखा था,
लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द चुभ रहा था। उस पल मुझे लगा जैसे मैं फिर से उसी रात में फंस गया हूं और हर चीख मेरे सीने में गूंज रही है। मैंने सच स्वीकार किया। मैंने माना कि मैं डर गया था, ट्रक छोड़कर भाग गया था, यह सोचकर कि अगर मैं वहां नहीं रहूंगा तो जिम्मेदारी भी मेरी नहीं होगी। मैंने पुलिस को अधूरी बात बताई, कुछ छुपाया, कुछ बदल दिया। मैंने खुद को बचा लिया, लेकिन उसे वहीं छोड़ दिया। यह कहते हुए मेरी आवाज टूट गई। पहली बार मैंने खुद को अपराधी कहा, बिना किसी बहाने के। उस पल मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा पाप हादसा नहीं था, बल्कि मेरी चुप्पी थी। मेरी खामोशी ने उसे उस रास्ते से बांध दिया जहां न दिन था न रात। अनामिका की आंखों में गुस्सा भी था और प्यार भी। वह मुझसे नाराज थी, लेकिन अब भी मुझे देख रही थी, जैसे उम्मीद छोड़ना नहीं चाहती हो। उसने कहा कि उसने मुझसे नफरत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही प्यार बीच में आ गया। उसकी यह बात मुझे और तोड़ गई। मैंने उसके सामने सिर झुका लिया। मुझे लगा जैसे मैं छोटा होता जा रहा हूं और मेरा डर बढ़ा। उस पल कोई भूत, कोई साया डरावना नहीं था, डरावना था मेरा सच। उसने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या चुनूंगा। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, बस एक आखिरी सवाल था। उसने कहा कि अगर मैं सच को सबके सामने स्वीकार करूं तो वह मुक्त हो सकती है, लेकिन उसकी मुक्ति का मतलब होगा कि वह इस रास्ते से चली जाएगी। उसने यह भी कहा कि अगर मैं डर गया तो वह यहीं बंधी रहेगी और मैं भी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ दिखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माफी मांगना इतना भारी हो सकता है। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क, हवा, अंधेरा, सब मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगा जैसे समय फिर से रुक गया है, मेरे फैसले का इंतजार करते हुए। मेरे भीतर की आवाजें आपस में टकरा रही थीं। एक कहती थी कि सच कह दो, चाहे जो हो। दूसरी कहती थी कि अगर वह चली गई तो मैं फिर से खाली हो जाऊंगा। अनामिका ने मेरी तरफ देखा और उसकी नजर में थकान साफ थी। वह बहुत देर से इस पल का इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली। पहली बार मैंने डर को पीछे रखा। मैंने उससे कहा कि मैं फैसला करूंगा, चाहे उसकी कीमत मुझे क्यों न चुकानी पड़े। यह कहते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी अंतिम निर्णय होगा। उस रात की खामोशी में, उस टूटी हुई सड़क पर मैं खड़ा था, अपने अपराध के सामने, अपने डर के सामने और उस प्यार के सामने जो मरकर भी मुझसे सवाल कर रहा था। आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना तय था कि अब मैं भाग नहीं सकता। हाईवे पर अचानक मौसम बदल गया। आसमान से जैसे गुस्सा उतर आया हो। तेज हवा ने ट्रक को हिला दिया और कोहरा इतनी तेजी से फैला कि हेडलाइट की रोशनी भी बेबस लगने लगी। बारिश अब बूंदों में नहीं, सुइयों की तरह गिर रही थी। सड़क गायब होती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है। यह वही रात थी, वही हालात। समय फिर से उसी बिंदु पर लौट आया था जहां सब बिखरा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हर धड़कन के साथ एक ही डर उभर रहा था, अब जो होने वाला है वह टाला नहीं जा सकता। कोहरे के बीच मुझे वही जगह दिखने लगी, वही मोड़, वही ढलान। ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा, जैसे वह भी पहचान गया हो। सामने से आती रोशनी अचानक तेज हुई, फिर धुंधली। मुझे साफ दिख रहा था कि वही एक्सीडेंट दोबारा होने वाला है। ये कोई याद नहीं थी, ये दोहराव था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक फिसलने लगा। उस पल मुझे समझ आया कि यह सड़क अब मेरे काबू में नहीं है। ये मुझे परीक्षा के लिए यहां लाई है। अनामिका मेरे सामने आ खड़ी हुई। बारिश और कोहरे के बीच भी वह साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बस एक अंतिम फैसला। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, या तो तुम सच स्वीकार करो या मेरे साथ रहो। उसके शब्द हवा में नहीं गिरे, सीधे मेरे सीने में धंस गए। ये कोई धमकी नहीं थी, ये विकल्प था। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर मैं सच स्वीकार करता तो वह इस रास्ते से मुक्त हो जाएगी। अगर मैं डर गया तो वह यहीं रहेगी, और मैं भी। उस पल प्यार और अपराध बोध एक दूसरे से टकरा रहे थे। अचानक सब कुछ और गड़बड़ा गया। दूर पुलिस की सायरन सुनाई दी, लेकिन वह आवाज पास नहीं आ रही थी, बस गूंज रही थी। सामने मुझे कई ट्रक दिखे, फिर गायब हो गए।
समय जैसे टूट गया था। घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि मैं जमीन पर गिर रहा हूं, फिर अगले ही पल फिर से ट्रक में था। यह सब किसी डरावने सपने जैसा था, लेकिन मैं जानता था कि यह सपना नहीं है। यह मेरी आत्मा की परीक्षा थी। यहां कोई बचाव नहीं था, कोई बहाना नहीं। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं बच गया, अगर मैंने खुद को चुन लिया, तो अनामिका चली जाएगी। उसकी मुक्ति मेरी अकेलेपन की कीमत पर होगी, और अगर मैं उसके साथ रह गया तो शायद हम दोनों इस हाईवे के साए बन जाएंगे। यह सोचकर दिल कांप उठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना भारी हो सकता है। मौत अब डरावनी नहीं लग रही थी, डरावना लग रहा था गलत चुनाव। हवा और तेज हो गई, जैसे मुझे जल्दी करने को कह रही हो। मेरे सामने दो रास्ते थे, लेकिन दोनों एक ही जगह खत्म होते थे। एक में सच था, दर्द था, लेकिन मुक्ति थी। दूसरे में मोह था, साथ था, लेकिन अनंत अंधेरा था। अनामिका ने मेरा हाथ थामा। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें अपनापन था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। उस नजर में सवाल भी था और जवाब भी। मुझे लगा जैसे यह फैसला सिर्फ इस रात का नहीं, पूरी जिंदगी का है। मैंने आंखें बंद की, दिल की आवाज सुनने की कोशिश की, जो डर के नीचे कहीं दबी हुई थी। कोहरा और तूफान मेरे चारों तरफ नाच रहे थे। ट्रक धीरे धीरे उसी जगह की ओर बढ़ रहा था जहां सब खत्म होना था। यह आखिरी परीक्षा थी। मौत और मुक्ति के बीच खड़ा मैं यह समझ चुका था कि जो भी चुनूंगा वह मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने उस पल भागना नहीं चुना। हाईवे पर कोहरा छोंटने लगा था और सामने पुलिस की गाड़ी की नीली बत्ती अब साफ दिख रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति के कारण। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। बारिश थम चुकी थी, हवा स्थिर थी, जैसे पूरा रास्ता सांस दिखाए खड़ा हो। मैंने ऊंची आवाज में सच कहना शुरू किया। शब्द टूटे हुए थे, लेकिन सच्चे थे। मैंने माना कि उस रात मैं डर गया था, कि मैं भागा था, कि मैंने एक जिंदगी को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन पहली बार लगा कि मैं झूठ से आजाद हो रहा हूं। जैसे ही मैंने सच स्वीकार किया, ट्रक अपने आप आगे सरकने लगा। सामने वही मोड़ था, वही खतरनाक ढलान। मैंने दौड़कर केबिन में छलांग लगाई और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ब्रेक दबाए, गियर बदला, पूरी ताकत लगा दी कि ट्रक उसी जगह न पहुंचे जहां सब खत्म होना था। टायर फिसले, इंजन चीखा, लेकिन इस बार सड़क ने साथ दिया। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ ट्रक को थामे हुए है। उसी पल मैंने शीशे में देखा, अनामिका खड़ी थी। वह डरावनी नहीं लग रही थी। पहली बार उसकी आंखों में सुकून था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, वह मुस्कान जो मैंने सालों पहले देखी थी, लेकिन अब उसकी कीमत समझ में आई। उसके चेहरे से वह पुराना डर हटने लगा, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दर्द के नहीं थे। उसने मेरी तरफ देखा और उस नजर में कोई शिकायत नहीं थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि माफी सिर्फ शब्द नहीं होती, वह एक क्रिया होती है, एक चुनाव। मैंने जो किया उससे शायद सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदल जरूर गया। हाईवे का माहौल बदलने लगा। हवा हल्की हो गई, कोहरा पूरी तरह छोट गया। जो आवाजें घंटों से पीछा कर रही थीं, वे एक एक करके गायब होने लगीं। सड़क अब डरावनी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे इस रास्ते ने भी मुझे स्वीकार कर लिया हो। पुलिस की गाड़ियां अब सामान्य दिख रही थीं, उनके चेहरे इंसानी थे। मैं थका हुआ था, लेकिन भीतर एक अजीब सा सुकून था। मैंने अनामिका की तरफ देखा। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जैसे इस दुनिया से विदा ले रही हो। लेकिन उसी पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सिर घूमने लगा, पैरों में जान नहीं रही, शरीर जैसे जवाब दे रहा था। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। आवाजें दूर होती चली गईं। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे पानी में डूब रहा हूं। सांस लेना मुश्किल हो गया। उस अंधेरे में भी मुझे उसका चेहरा दिख रहा था, शांत, मुक्त। शायद यही कीमत थी। शायद सच स्वीकार करने की अपनी सजा होती है। जमीन पर पड़े पड़े मैंने आखिरी बार अपना मुंह खोला। गला सूख चुका था, आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन नाम साफ निकला, अनामिका। ये पुकार डर से नहीं थी, ये विदाई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं फिर उठूंगा या नहीं, बस इतना पता था कि जो करना था वह कर चुका हूं। अगर यह अंधेरा मेरा अंत है, तो भी मुझे पछतावा नहीं था।
पहली बार मैंने भागना नहीं चुना था। हाईवे अब शांत था, बहुत शांत, और उसी शांति में मेरी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो सफेद रोशनी आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की धीमी आवाज, दवाइयों की गंध और शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। अस्पताल का कमरा था, यह समझने में कुछ पल लगे। डॉक्टर ने कहा कि मैं बच गया हूं, बहुत मुश्किल से। सिर पर चोट थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन जान सलामत थी। आंखें बंद करते ही हाईवे, कोहरा और अनामिका का चेहरा सामने आ जाता। मैं बार बार पूछता रहा कि वह कहाँ है, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। किसी ने उसका नाम नहीं सुना था, किसी ने उसे देखा नहीं था। मुझे बताया गया कि मैं अकेला पाया गया था, बेहोश, सड़क के किनारे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि पुलिस ने केस दोबारा खोला है। 10 साल पुरानी फाइलें निकाली जा रही थीं। उस रात की सच्चाई अब कागजों पर लिखी जा रही थी। अफसरों ने कहा कि हाईवे नंबर 2 पर अब अजीब हादसे नहीं हो रहे। महीनों से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लोग कहने लगे कि सड़क अब साफ है। यह सुनकर मेरे दिल में हल्की सी राहत आई। मुझे लगा कि शायद अनामिका को मुक्ति मिल गई है, शायद उसका इंतजार खत्म हो गया है। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने पहली बार बिना डर के सांस ली। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने उसकी तलाश की। कॉलेज के रिकॉर्ड, पुराने पते, हर जगह, लेकिन अनामिका का नाम कहीं नहीं मिला, जैसे वह कभी थी ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उस नाम की कोई लड़की उस समय वहां पढ़ती ही नहीं थी। यह सुनकर दिल बैठ गया। क्या वह सिर्फ मेरी याद थी या मेरी सजा? मैंने खुद को समझाया कि शायद यही उसकी मुक्ति है, नाम और निशान से आजादी। मैंने ट्रक फिर से चलाना शुरू किया, क्योंकि रुकना मुझे कभी नहीं आया। रास्ते बदले, लेकिन रातें वही रहीं। शुरुआत में सब सामान्य लगा। सड़कें शांत थीं, रेडियो ठीक चलता था और डर दूर दूर तक नहीं था। मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ रातों बाद, जब मैं अकेला ड्राइव कर रहा था, मैंने शीशे में कुछ देखा, बहुत हल्का सा, जैसे किसी की परछाई। मैंने नजरें हटाई, फिर देखी, कुछ नहीं। दिल ने कहा कि यह आदत है, डर की याद। लेकिन वह एहसास गया नहीं। हर रात किसी न किसी मोड़ पर वही हल्की मौजूदगी महसूस होती। न आवाज, न चेहरा, बस एक एहसास कि कोई साथ है। एक रात बारिश हुई, वैसी ही हल्की बारिश जैसी उस रात थी। रेडियो पर एक पुराना गाना बजा और अचानक बंद हो गया। शीशे में फिर वही परछाई दिखी, इस बार साफ। वह पीछे की सीट पर नहीं थी, वह मेरे कंधे के पास थी। मैंने सिर नहीं घुमाया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। उस साए में गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। मुझे लगा जैसे किसी ने चुपचाप कह दिया हो कि सफर खत्म नहीं हुआ है, बस बदल गया है। अब मैं समझ गया हूं कि कुछ रिश्ते मौत से भी आगे चलते हैं। शायद अनामिका मुक्त हो गई है, या शायद वह बस देख रही है। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि हाईवे अब मुझे डराता नहीं है। मैं ड्राइव करता हूं रातों में उसी शांति के साथ, लेकिन जब शीशे में वह परछाई दिखती है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मैं भागता नहीं हूं। कुछ प्यार मुक्त होकर भी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरा कर खत्म नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में सवाल छोड़ जाती है। राहुल की यह आप बीती हमें यही सिखाती है कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते हमें हमारे अतीत से मिला देते हैं, और कुछ प्यार चाहे मुक्त हो जाए फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर किसी भी पल आपको सिहरन महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा? और हाँ, इस कहानी को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आज रात कोई और भी हाईवे पर अकेला सफर कर रहा हो। अगर आप ऐसी ही और खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल खौफनाक शैडो को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर श्याम, और अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए डर, एक नए साए के साथ।